हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप सभी लोग अच्छे हैं। आइए सोशल साइंस नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है? वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज का मतलब क्या हुआ? जंगल में रहने वाले लोग। और उपनिवेशवाद का मतलब क्या हुआ कि दूसरे देश द्वारा दूसरे देश पर अपना अधिकार स्थापित करना क्या कहलाएगा? उपनिवेशवाद कहलाएगा। आई बात समझ में? वन्य और औपनिवेशिक वन अधिनियम, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि वन लगातार नष्ट होते जा रहे थे, वनों की कटाई लगातार बढ़ रही थी, तो इसको सुरक्षित करने के लिए नियम कानून बनाए गए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला अपना वन अधिनियम के बारे में बात कर रहा है। वन्य और औपनिवेशिक वन अधिनियम, वनों के समाप्त होने की प्रक्रिया, वन उन्मूलन। ठीक है, क्या कह रहा है कि वन्य पर्यावरण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन्य आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ साथ औषधियों से संबंधित अनेक प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। ताई बात समझ में? क्या कह रहा है कि पर्यावरण को नियंत्रित करने में वन का अहम रोल है, और जो है औषधि भी और इमारती लकड़ी भी हमें जंगल से प्राप्त होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण से क्या हो रहा है कि जंगल भी तेजी से सफाया होते जा रहे हैं, और जंगल जब नष्ट हो जाएंगे तो पर्यावरण हमारा क्या होगा? असंतुलित हो जाएगा। वर्ष 1700 से 1995 के मध्य 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो गए। अमेजन या पश्चिमी घाट के वन जैव विविधता 500 से अलग अलग प्रजाति पाई जाती थी, जो तीव्र गति से लुप्त होती जा रही है। क्या कह रहा है कि जंगलों की कटाई से लगातार वन्य प्रजातियां भी लुप्त होती जा रही हैं। कृषि कार्य के लिए जमीन की आवश्यकता, शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आवश्यकता। क्या कारण है नष्ट होने का? पहली बात तो कृषि के लिए वनों की कटाई कर दी गई। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि नौसेना हेतु, बनी सी बात है, सेनाओं के लिए भी जहाज की जरूरत होगी आने जाने के लिए, और जो है तमाम अन्य उपयोगी कार्यों के लिए भी वनों की कटाई की गई। रेलवे लाइन के लिए स्लीपरों की आवश्यकता। पहले रेलवे लाइन में क्या होता था कि सीमेंट और गिट्टी का स्लीपर नहीं होता था, हमारे लकड़ी का ही स्लीपर होता था। इसके लिए भी वनों की कटाई हुआ करती थी। बागानों की बाड़ाबंदी हेतु लकड़ी की कटाई, बागानों के लिए भी हमें लकड़ी की कटाई करनी होती थी, जिससे बागानी फसलें उगाई जाती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक वानिकी एवं भारतीय वन अधिनियम 1865। इसमें क्या होता है कि जब जंगलों को तीव्र गति से नष्ट किया जा रहा था, तब ब्रिटिश सरकार ने डायट्रिच बैंडिश नामक एक जर्मन विशेषज्ञ को देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। बैंडिश को आभास हुआ कि व्यवस्थित ढंग से जंगलों के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि वनों को बचाने के लिए सबसे पहले लोगों को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, बैंडिश का मानना था कि वनों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी के उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इन प्रयासों से बैंडिश ने भारतीय वन अधिनियम 1865 को सूत्रबद्ध किया। आई बात समझ में? फिर कह रहा है कि 1864 में डायट्रिच बैंडिश ने भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की। सन 1966 में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में हुई। इस संस्थान में वैज्ञानिक वन की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पद्धति की शिक्षा देनी शुरू हुई। आई बात समझ में? इस तरह से कुछ हमारा जो है ये वन अधिनियम रहा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों को निरीक्षण किया और प्रबंधन के लिए कई योजनाएं बनाई। इनके द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि प्रतिवर्ष बागान का कितना प्रतिशत क्षेत्र काटा जाएगा। 1865 ईस्वी वन अधिनियम बनने के बाद इसमें दो बार संशोधन हुआ, पहला 1878 और दूसरा 1927। पहले संशोधन में क्या हुआ? जंगलों को आरक्षित और सुरक्षित और ग्रामीण 3 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट की संज्ञा दी गई।
फिर नेक्स्ट अपना आता है वन अधिनियम, आम जन जीवन पर प्रभाव। इससे आम जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? वन क्षेत्रों में रहने वाले कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। इनके कंद और फल अत्यंत उपयोगी होते थे। पेड़ व पौधे से औषधीय गुणों की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती थी। लकड़ी और पत्तियों को मुख्य रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता था। वन अधिनियम के लागू होने के बाद वन में रहने वाले लोग गांव में रहने लगे, अनेक कठिनाइयों का अनुभव किया। अधिनियम के प्रावधानों ने वनों पर स्थानीय लोगों के पारस्परिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया। स्थानीय निवासी जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर थे, जिन्हें ईंधन और चारों की आपूर्ति जंगल से होती, तो उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। वन में रहने वाले समुदायों को अधिकांश पारस्परिक गतिविधियों को इस अधिनियम द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। क्या कह रहा है कि जो लोग जंगल में रहते थे उनको जंगल से बाहर कर दिया गया और गांव में रहने लगे और उन पर टैक्स लगा दिया गया। इससे क्या हुआ कि उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पशुओं को चराने के लिए जगह नहीं बची, ईंधन के लिए लकड़ी नहीं मिलती थी, काफ़ी सारी दिक्कतें देखना पड़ा। फिर है वन अधिनियम, कृषि खेती पर प्रभाव। क्या कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आइए देखते हैं। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सर्वाधिक प्रभाव झूम कृषि या घुमंतु कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि पर पड़ा। झूम कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को समय समय पर काटा जाता था और जला दिया जाता था, जिसके फलस्वरूप इस भूभाग पर मानसून की पहली बारिश के बाद बीज बो दिए जाते थे। अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती थी। इन भूखंडों पर 1 या 2 वर्ष तक खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 वर्ष तक के लिए धरती परती अर्थात खाली छोड़ दिया जाता था, अब पुनः जंगल उग सके। यहाँ पर भी इनको भी दिक्कत हुई। जो झूम खेती करते थे, मतलब जगह जगह पर खेती करते थे और जहाँ उनके खेती के लिए अच्छी परिस्थितियाँ मिलती थी, वो लोग वहीं जो है क्या होते थे, रुक जाते थे। तो उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या कह रहा है? वन अधिनियम, शिकार पर प्रभाव। शिकारियों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। क्या कह रहा है कि शिकार करने के लिए शिकारियों के लिए भी जगह ना बची। अब बताइए, वो लोग जो उस टाइम तो भोजन था नहीं, जो भी मांस मछली या दूसरे जीवों को मार कर खाया करते थे, वो भी उनके लिए क्या हुआ, अवैध हो गया और इससे भी वो परेशान हो गए। और इस प्रकार के उपनिवेशवादियों को पोचिंग भी कहा जाता था, जो अवैध शिकार करते थे। फिर कह रहा है वनों पर वन विभाग के नियंत्रण से उत्पन्न नवीन रोजगार, व्यापार एवं सेवाएं। इसका क्या मतलब हुआ कि वनों पर वन विभाग का नियंत्रण होने से लोगों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बावजूद व्यापारियों के लिए नए अवसर पैदा हो चुके थे। यह न केवल भारत में हो रहा था बल्कि संपूर्ण विश्व में भी हो रहा था। जैसे ब्राजील अमेजन के मोनोकोडोरो समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर आपूर्ति हेतु जंगली रबर के वृक्षों से लैक्टेस एकत्रित करना शुरू कर दिया था। क्या कह रहा है कि वनों से अब व्यापार भी शुरू हो चुका था। भारत में वन उत्पादों का व्यापार बड़े स्तर पर मध्यकाल से ही शुरू हो रहा था, जिसके कारण अंग्रेजों के आगमन से वन उत्पादों का व्यापार नियंत्रित रूप से संचालित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने निश्चित क्षेत्रों में यूरोपीय व्यापारियों को वन से संबंधित उत्पादों के व्यापार का एक अधिकार दे दिया। नेक्स्ट है बस्तर के लोग, उनकी मान्यता। यहाँ पे क्या हो रहा है, बस्तर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। बस्तर के पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर में पूर्व से पश्चिम। क्या कह रहा है कि यहाँ पे अनेक आदिवासी समुदाय जैसे मोरिया, गोंडा, धुरवा, भतरा, हल्बा आदि रहते थे। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाते थे और अनेक रीति रिवाज के लोग रहते थे। बस्तर के लोगों को मान्यता थी कि सभी गांव वालों को उनकी भूमिका धरती माँ से मिली है, उनकी भूमि धरती माँ से मिली है और वे लोग नदी पहाड़ों की पूजा करते थे। ठीक है, धरती के अतिरिक्त ये लोग नदी, जंगल और पहाड़ों की भी पूजा करते थे, इसलिए ये अपनी प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत ही कार्य करते थे।
यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते थे तो इसके बदले इन्हें एक छोटा सा शुल्क देना होता था, जिसे देवसारी दान या मान कहा जाता है। क्या कह रहा है कि इन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या हुई। अगर दूसरे जंगल से कुछ लेते हैं तो उसके बदले इनको कुछ ना कुछ शुल्क देना पड़ता था। इन पर भी टैक्स लगा दिया गया। वनग्राम और अमेजन पर असंतोष। क्या कह रहा है कि सन 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने 2/3 वनों को आरक्षित करने और घुमंती खेती, शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। गांव के कुछ लोगों को आरक्षित वनों में रहने की अनुमति इस शर्त से दे दी गई कि वे वन विभाग के लिए कटाई, धुलाई और वनों की आग से रक्षा का काम निःशुल्क करेंगे। बाद में इन्हें वनग्राम, फॉरेस्ट विलेज के नाम से जाना जाने लगा। औपनिवेशिक अधिकारियों के कुछ फैसलों से बड़े लोगों का बड़े स्तर पर विस्थापन हुआ और उन्हें कष्ट भी झेलने पड़े। आई बात समझ में? इस दौरान भयानक अकाल पड़ा। पहला वर्ष 1899-1900 एवं दूसरा वर्ष 1907 एवं 8 में पड़ा। कांगेर वन के ध्रुवा समुदाय के लोग मुद्दों पर चर्चाएं करने में अग्रणी थे, फिर भी यहाँ इनका नेतृत्व करता नहीं था, किंतु गुंडा ढोर ने नेथानार गांव से संपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1910 में इन लोगों ने आम की टहनियों, मिट्टी के थैले, मिर्च तथा तीर लेकर गांव-गांव चक्कर काटे। इन अंग्रेजों के विरुद्ध गांव में विद्रोह की चेतावनी दी। आई बात समझ में? फिर कह रहा है औपनिवेशिक काल में जावा के वन। जावा के वन के बारे में आइए बात करते हैं। क्या होता है कि सभी औपनिवेशिक देशों में वनों से संबंधित स्थिति एक समान थी। इंडोनेशिया एवं डच उपनिवेश था। डचों ने यहाँ वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह डच भी जावा से जहाज बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त करना चाहते थे। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब हुआ कि भारतीय वन कानून इंडोनेशिया के वन कानूनों में अनेक समानताएं थी। जावा को इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से इन क्षेत्र में वांछादित था। क्या कह रहा है कि इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था जहाँ पे अंग्रेजों की तरह डच का भी जहाज बनने लगा था। फिर आगे क्या कह रहा है? डचों के वन कानून। 19वीं शताब्दी में डचों ने वन कानून लागू कर ग्रामीणों के जंगल तक पहुंचकर इन पर नियंत्रण कर लिया। नियंत्रण का उद्देश्य था कि केवल विशेष कार्य जैसे नाव, घर बनाने के लिए ही केवल चुने हुए जंगलों से ही कड़ी निगरानी में लकड़ी काटी जा सकती थी। ग्रामीणों को पशुओं को चराने बिना परमिट, लकड़ी ढोने, जंगल से गुजरने वाले सड़कों पर घोड़े गाड़ी चलाने अथवा जानवरों को चढ़कर आने जाने दंडित किया जाने लगा। 1882 में केवल जावा से 28,000 स्लीपरों पर निर्यात किया गया। इसके लिए श्रम की उपलब्धता की भी जरूरत थी, जिससे पैर काटने, लट्ठे और धोने और स्लीपर तैयार करने जैसे कार्य सम्मिलित थे। आई बात समझ में? फिर कह रहा है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध पर वनों का प्रभाव। विश्व युद्ध हुआ तब क्या हुआ? तब भी लट्ठे की जरूरत थी और जो है जंगलों को सफाया कर दिया गया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का वनों व अन्य उपनिवेशकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में अंग्रेजों की जरूरतों की पूर्ति के लिए वन विभाग द्वारा अत्यधिक मात्रा में वृक्ष काटे गए। जापानियों के प्रभुत्व में पहला जावा में डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई थी। इस नीति के तहत सागौन के विशाल लट्ठे और आरा मशीनों के ढेर जला दिए गए ताकि ये जापानियों को न मिल पाए। बहुत से गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। युद्ध के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस लेना कठिन हो गया था। बस इस प्रकार ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वीडियोस, प्लीज़ वीडियोस देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।